Welcome back students, I'm Rafia Khan. In my first video, I have discussed about accreditation of teacher education institution in which I discussed what is accreditation, what is the purpose of accreditation. I have discussed the methodology of accreditation in which we discussed three-stage process. First, the self-appraisal report. Second, validation of the self-appraisal report. And third, at the end of the visit. In my last video, I have talked about 7 criteria which I'm going to discuss in this video. Let's start. Criteria for assessment. Our first criteria is curricular aspects, teacher learning and evaluation, research, consultancy and extension, infrastructure and learning resources, student support and progression, governance, leadership and management, and last innovations and best practices. अब हम एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा करिकुलर एस्पेक्ट्स. इसमें curriculum is the core of education. So it is important to have a relevant, well-structured curriculum that answer all the questions about the future and equips the student with all the necessary skills and knowledge. The key concepts that we have to consider here are curriculum design and development, curriculum planning and implementation, academic flexibility, curriculum enrichment and फीडबैक सिस्टम. अब देखिए, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, वेदर इट इज एमएड और बीएड, तो पहली चीज जो होती है आपके लिए वो क्या होती है? सिलेबस. तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अंडर दिस क्राइटेरिया. ये जो क्राइटेरिया है ये रिवॉल्व करता है आपके सिलेबस में कि आपका जो करिकुलम है वो डिजाइन कैसे हुआ, उसकी कैसे प्लानिंग हुई, उसका इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीजें कितना एनरिच है. अब इसमें क्या होता है, इसका जो प्रोसेस है, जो इसमें जब एक किसी भी इंस्टीट्यूशन का, स्पेशली टीचर जो इंस्टीट्यूशन का जो एक्रीडिशन होता है, तो जो पहला क्राइटेरिया होता है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो होता है करिकुलर एस्पेक्ट, मींस योर सिलेबस पार्ट, जिसमें सवाल किया जाता है कि जब आपने सिलेबस डिज़ाइन किया था तो किस तरह से डिज़ाइन किया था. इसका तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी भी कोर्स का सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में मीटिंग होती है. मीटिंग के लिए आप एक्सपर्ट्स इनवाइट करते हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो बैठते हैं, इंक्लूडिंग योर एचओडी. उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी हमने फीडबैक कलेक्ट किया होता है. वो स्टूडेंट्स सिर्फ आपके करंट स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, वो आपके अलमनाई भी होते हैं, वो आपके पास आउट्स भी होते हैं, वो आपके पेरेंट्स जो होते हैं उन स्टूडेंट्स के उनके भी होते हैं. उनसे हम बहुत सारा के डिफरेंट तरह से फीडबैक लेते हैं, जिनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जिनमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है क्वेश्चंस पुट होते हैं, जिससे उन्हें पूछा जाता है कि जो सिलेबस उन्होंने पढ़ा है उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करने में या उसको क्वालिफाई करने में उनको हेल्प मिली, या किसी जॉब को पाने में उनको हेल्प मिली, या अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प मिली. तो उस फीडबैक के बेसिस पे और जो ये जो मीटिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सारे इनमें एक हेल्दी डिस्कशन होता है. उस बेसिस पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है एड ऑन किए जाते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स डिलीट भी किए जाते हैं. तो अब ये होता है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि जो भी सिलेबस होता है ये हर 3 साल के बाद रिवाइज होना चाहिए. इट इज़ कंपलसरी, ये कंपलसरी है कि हर 3 साल के बाद सिलेबस जो होगा वो रिवाइज होगा. तो ये सवाल भी किया जाता है, क्या आपकी इंस्टीट्यूशन ने सिलेबस रिवाइज किया तो कितनी देर बाद किया, क्या टाइम गैप जो है उसमें रहा. तो लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है कि जो आपका सिलेबस है वो हर साल रिवाइज हो. तो इन केस आपका इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और वो उससे सवाल किया जाता है कि आपका जो सिलेबस है वो कितनी देर बाद रिवाइज होता है, और आप कहते हैं कि हर साल बाद रिवाइज होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि अगर हर साल जो सिलेबस रिवाइज होगा वो एक अच्छी चीज़ है. अदरवाइज 3 साल जो है वो मिनिमम है. अगर आप 3 साल से ज़्यादा टाइम लेते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. वो मार्क्स क्या है कि जो हर क्राइटेरिया है उसको क्या किया गया है, वेटेज दी गई है, कुछ मार्क्स दिए गए हैं. जो ये फर्स्ट क्राइटेरियन है इसको क्या किया गया है, 100 वेटेज है किसके लिए, एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, और 150 है ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज के लिए.
तो उनको जो इनको जज किया जाता है वो इस क्राइटेरिया को 100 या 150 के बेसिस पे जज किया जाता है, और ये सारे सवाल किए जाते हैं, उनसे प्रूफ मांगा जाता है। अगर आपने मीटिंग की है, आपने एक प्रोसेस के थ्रू ही सिलेबस डिजाइन किया है, तो उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाइए। ये सारे सवाल के जो है हमें जवाब देने पड़ते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन, और जवाब देने के बाद हमें वो प्रूफ भी उनको दिखाना पड़ता है। सो इन शॉर्ट, इस क्राइटेरियन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और वो सारे सवाल होते हैं आपके करिकुलम और आपके सिलेबस के रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। अब देखिए, पहले वाले क्राइटेरियन में हमने पढ़ा व्हाट इन लर्निंग, इसमें हम पढ़ेंगे हाउ द लर्निंग happens. अब देखिए, here are some important areas to be focused under this criterion. वो है आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट फाइल, students diversity, teaching learning process, teacher quality, evaluation process and reforms, and student performance and learning outcomes. हम इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, this criterion addresses the regular academic activities of the institution, the teaching learning processes, student results, desired outcomes, all these comes under this criterion. अब हम इसको समझते हैं कि इस वाले क्राइटेरियन में this criteria is very important, it is very deep. इसमें बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं, और अलग अलग बच्चों से लेके टीचर्स तक सबके रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपका जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है कि आपके इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चों ने एनरोलमेंट किया, वो जो बच्चे एनरोल्ड हुए वो किस किस एरिया से थे, मीन्स उनकी स्टेट्स पूछी जाती है, उनकी कंट्री पूछी जाती है, उनका रिलीजन पूछा जाता है, उनका रीजन पूछा जाता है, उनका जेंडर पूछा जाता है, और ये सारा जो सवाल है पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये पूछा जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में, मीन्स के टीचर से पूछा जाता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो अब फॉर एग्जांपल, अब आप सोचें कि कितने क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, क्योंकि फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टेकिंग 3 कोर्सेज, तो 3 कोर्सेज में मेरी एक यूनिट के रिलेटेड, मींस एक टॉपिक के रिलेटेड मुझसे सवाल किया जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, यही हम ले लेते हैं टीचर एक्रेडिटेशन का, कि ये वाला टॉपिक जो है ये आपने किस मेथोडोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया। तो अब देखें कि हर कोर्स में 5 यूनिट हैं, तो हर 5 यूनिट में हर यूनिट में कितने टॉपिक्स आएंगे, तो एक एक टॉपिक के रिलेटेड सवाल किया जा रहा है आपसे कि आपने जो टॉपिक है वो किस मेथोडोलॉजी से पढ़ाया, वो मेथोडोलॉजी का आपको नाम देना होता है। उसके अलावा आपने जो आपका क्लास है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ एडवांस लर्नर होते हैं। तो ये इसके रिलेटेड भी क्वेरी की जाती है कि आपके यहाँ का कोई स्लो लर्नर बच्चा है, तो पहले तो आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे किया, आपने किस तरीके से बच्चे को आइडेंटिफाई किया कि ये स्लो है, ये एवरेज है, और ये एडवांस है। जब आप ये बताएंगे कि हमने इस मेथड से जो है अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया, तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट वो आएगा कि आपने आइडेंटिफाई करने के बाद स्लो लर्नर के लिए क्या किया, क्या उनके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ली, या उनके लिए कोई हैंड रिटन इजी स्टडी मटेरियल बनाया, जो एडवांस लर्नर है उनको आपने कैसे पढ़ाया, उनके लिए एक्स्ट्रा क्या किया, क्या उनको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने हेल्प किया, या आपने उनको कोई बुक्स दी, या फिर आपने उनको किसी केस स्टडी में इन्वॉल्व किया, किसी रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया। ये सारे जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं अंडर दिस क्राइटेरिया। इसके अलावा टीचर जो बच्चे को इवैल्यूएट करता है, इसके रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने बच्चे को किस बेसिस पे और किस तरह से इवैल्यूएट किया। आपके जितने भी असाइनमेंट्स आप देते हैं, आपकी जो असेसमेंट होते हैं फर्स्ट और सेकेंड असेसमेंट, इन दोनों के बारे में जो है बहुत सारे क्वेरीज डाली जाती हैं कि आपने बच्चे को कैसे असेसमेंट लिया तो फिर जज कैसे किया, फिर कितने मार्क्स दिए, फिर कितने में से कितने दिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर जो है बच्चे से 4 क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चा जो है वो 4 के 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करता है। अब वो किसी एक क्वेश्चन में 0 मार्क्स लेता है, और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स पूरा लेता है, किसी एक क्वेश्चन में आधा मार्क्स लेता है, तो लेकिन वो अटेम्प्ट जो है वो 4 के 4 क्वेश्चन करता है। जब टीचर जो उसको इवेलुएट करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको आउट ऑफ 4 ही इवेलुएट करेगा, चाहे उसमें 3 आए, चाहे 2 आए, या 1 मार्क्स आए, लेकिन आउट ऑफ 4 ही होगा।
तो वही पेपर दूसरे बच्चे को दिया जाए जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन बच्चा जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन वो ठीक भी कर सकता है, ठीक नहीं भी कर सकता है, दैट्स अनदर केस। तो आप उनको उस पे करते हैं, किसी में 0 आ गई, किसी में 1 आ गया, किसी में आधा मार्क्स आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको जब उसको मार्क्स देने हैं, तो आपको आउट ऑफ 3 देने हैं, आउट ऑफ 4 नहीं देने। क्योंकि अकॉर्डिंग टू नैक पैरामीटर, अगर बच्चे ने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको उसको 3 में से ही जज करना है, 4 में से नहीं करना है। तो ये सवाल भी है कि आपने बच्चे को कितने कैसे जो इवैल्यूएट किया वो कैसे किया। तो हर छोटे चीज़ों पर क्वेरीज इसमें डाली जाती है। तो आपको सोच लीजिए कि सिंगल इस क्राइटेरिया में कितने सारे सवाल के जवाब एक इंस्टीट्यूशन को देने होंगे। उस जो जवाब दिए जाते हैं वो जवाब का हमें प्रूफ भी उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले सेल्फ अप्रोवल रिपोर्ट बनती है, उसके बाद जब वो पीर विजिट होती है तो वो जो रिपोर्ट हमें दी गई है, जो जवाब हमने उनको दिए हैं, वो आके उनका प्रूफ भी हमसे मांगते हैं। प्रूफ लेने के बाद अगर सही है और चीज़ें अच्छे से की जा रही हैं, जैसा नैक चाह रहा था क्वालिटी के लिए, वैसा ही इंस्टीट्यूशन ने किया है, तो वो उसको क्या करता है, मार्क्स देता है। और दिस क्राइटेरियन कंट्रीब्यूट्स अ वेटेज ऑफ 350 for affiliated colleges, 300 for autonomous institution and 200 for यूनिवर्सिटीज। तो अगर यूनिवर्सिटी को कोई एक्रीडेट करने आ रहा है तो वो 200 में से मार्क्स देगा, किस क्राइटेरियन के लिए, इस क्राइटेरियन के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्राइटेरियन है रिसर्च, consultancy and extension. This criterion, as the name suggests, is about the academic research, extent and consultancy services from the side of institution toward the industry and the field of study, and extension, which is the outreach of institution towards the society, addressing various real life problems, finding solution, and other extra curricular activities to improve the overall quality of the institution. अब यहाँ की अगर हम इस क्राइटेरियन की बात करें तो इस क्राइटेरियन में एज नेम सजेस्ट क्या है, रिसर्च के बारे में ही ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्राइटेरिया में, वो सारे के सारे रिवॉल्व करते हैं हमारे रिसर्च पार्ट पर। तो यहाँ पर जाना जाता है कि इंस्टीट्यूशन जो है या यूनिवर्सिटी जो है वो अपने यहाँ पर रिसर्च को कितना प्रमोट कर रही है, यहाँ पर रिसर्च वर्क कितना अच्छे से और कितना ज़्यादा हो रहा है। कंसल्टेंसी की बात करें तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन ने कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो है सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा रिसर्च जो है उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन ने बच्चों के लिए कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, और बच्चे जो हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हुए हैं, कितने स्कॉलर्स जो हैं वो एनरोल हुए हैं पीएचडी में, एमफिल में, और कितने स्कॉलर्स जो हैं वो अवॉर्डेड हैं पीएचडी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अभी भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अभी भी कोई भी पीएचडी प्रोग्राम जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एज वी नो कि यूनिवर्सिटी इज द हब ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पर रिसर्च के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बच्चे ने रिसर्च वर्क कितना किया, पब्लिकेशंस क्या रही, और एक टीचर ने कितना पब्लिकेशन किया, उनका रिसर्च जो वर्क है वो कितना रहा, और उसके लिए उसको कितनी रिकग्निशन मिली, कितने अवार्ड्स मिले, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इस क्राइटेरिया में। इस क्राइटेरिया में रिसर्च, कंसल्टेंसी, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च के जो वर्क है, इसके अलावा एक और सवाल किया जाता है। वो कहते हैं कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, आप जो रिसर्च कर रहे हैं उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिल रहा है। क्या वो रिसर्च सिर्फ किताबों में रहने वाली है, सिर्फ ये बातें करने वाली रिसर्च है, या उस रिसर्च से लोगों को फ़ायदा हुआ है, सोसाइटी को फ़ायदा हुआ है। तो अगर आपकी रिसर्च ऐसी है, या आपकी डिपार्टमेंट ने या आपकी इंस्टीट्यूशन ने ऐसा कोई काम किया है जिसमें औरों की हेल्प हुई है, सोसाइटी का बेटरमेंट हुआ है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इस क्राइटेरिया का जो वेटेज है वो क्या है, 150 है फॉर बोथ एफिलिएटेड एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, और 250 है यूनिवर्सिटीज के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा क्यों है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू यूनिवर्सिटी इज द हब ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क होना चाहिए, इसलिए जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो रिसर्च के रिलेटेड किए जाते हैं
किसमें, यूनिवर्सिटीज में। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा 3 क्राइटेरियन। पहला करिकुलर एस्पेक्ट्स, जिसमें ये फर्स्ट जो क्राइटेरियन है वो रिवॉल्व करता है हमारे सिलेबस के में कितना सिलेबस की डिजाइनिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन सबके रिलेटेड। सेकंड क्राइटेरियन है वो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रिलेटेड है कि कैसे स्टूडेंट से लेकर टीचिंग की मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी तक, उसके अलावा कैसे इवेलुएट किया गया बच्चों को और बच्चों का लर्निंग आउटकम क्या रहा, ये सारी चीजें, उस सारे सवाल इसके रिलेटेड किए जाते हैं इस क्राइटेरिया में। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन। इसमें जितने भी सवाल किए जाते हैं वो सवाल किए जाते हैं रिसर्च के रिलेटेड, और इस रिसर्च से सोसाइटी को क्या फायदा हुआ है। अब हमारे पास बचते हैं 4 और क्राइटेरियन, वो नेक्स्ट 4 क्राइटेरियन आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।